गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिकली आज मैं ऐसे 10 चैप्टर्स लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके नीट के 2026 के एग्जामिनेशन में 510 प्लस मार्क्स स्कोर करने में। अगर मैंने ये चैप्टर्स दिए हैं तो आप यही पढ़िए, क्योंकि इसके बाहर मीन्स सिर्फ आप ये पढ़ के चले गए ना तो भी आपके 510 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज का तो काम हो ही जाएगा। मतलब हमारा एम है आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना, एक जीएमसी लॉक्ड करना, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 4 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो इतने टाइम में मतलब एम्स तो टारगेट करना मतलब बेवकूफ़ी होगी। अगर आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ कुछ मार्क्स कम रह गए हैं, तो आप कर सकते हो। तो अगर आपको 510 प्लस मार्क्स चाहिए तो आप ये पूरी वीडियो देख के जाइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सिर्फ 10 चैप्टर हैं, 10 केमिस्ट्री में, 10 फिजिक्स में, 10 बायो में, जिनको पढ़ के आप अपना स्कोर कम से कम 510 तक ला सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहला चैप्टर, तो टॉप वेटेज जो है हमारे, हाई वेटेज जो है नीट के 2026 के चैप्टर्स की, सबसे पहले तो MBI दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी एस्टिमेटेड वेटेज 12 से लेके 14% तक होती है। उसमें सेकेंड चैप्टर जो सेकेंड रैंक रखी है दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक एंड वेरिएशन, जिसकी वेटेज 8 से लेके 10% तक है, ठीक है। उसके बाद बायोटेक वाली यूनिट, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाली, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे है एनिमल किंगडम, पढ़ लेना, ठीक है। इसके नीचे मैंने टॉपिक्स भी लिखे हैं कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और वहीं से हमेशा PYQs में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 8 to 9%। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन 7 to 8%। सेवन्थ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बायोमोलिक्यूल्स, जिसकी वेटेज 5 to 7% है। फिर 9th पर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, जिसकी वेटेज 5 to 6% है। 10th पर है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वेटेज 5 to 6% है। ये 10 चैप्टर्स हो गए, और कुछ और भी देखो। अब इनके मैं टॉपिक्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर से आपको DNA रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन और लैक ऑपरेरॉन बहुत अच्छे से आना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए यार। फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर और पेडिग्री, मुझे लगता है कि इस बार सवाल पेडिग्री से आ सकता है, ठीक है। देन PCR, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और वेक्टर्स क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख लो, एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन वाला चैप्टर एक अलग है, वो भी पता होना चाहिए इसका पूरा। उसके बाद एनिमल किंगडम से क्लासिफिकेशन के बेसिस पता होने चाहिए, सारे फाइलम के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, सारे फाइलम के एग्जाम्पल। जिसको प्रॉब्लम होती है, मैंने एनिमल किंगडम ट्रिक्स और टिप्स के साथ पढ़ाया हुआ है, वो जाके देख लो। पूरी NCERT कवर्ड की है, NCERT लाइन बाय लाइन समझाई है, तो वो देख सकते हो। फिर स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस दैट इज़ अ प्रोफेज 1, ठीक है, वो पूरा आना चाहिए। प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज सारे आने चाहिए बल्कि। देन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और फॉर्मूला, एंजाइम्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चर्स उनके सबके बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी, कैंसर, एड्स, लाइफ और साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के। देन पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, इकोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, इसमें टेबल्स दी गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स आपको पक्के से याद होनी चाहिए। और इसमें भी डायग्राम्स हैं, वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डायग्राम्स अच्छे से याद होनी चाहिए, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल अच्छे से याद होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, और उसके ऊपर क्या नाम है आपको याद होना चाहिए दैट इज़ क्या नाम है कौन कॉज करता है और क्या बीमारी कॉज करता है, मीन्स डिसीज़ और उसका कॉज कौन है और वेक्टर कौन है, ये तीनों चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप और मीन्स टॉप ऑफ द चेरी लगाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं ह्यूमन फिजियो की तरफ, जिसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं। अब तो देखो बॉडी 5 चैप्टर्स आते हैं, 5 to 6 चैप्टर्स हैं। ये और कर लिए ना तो यू हैव टू स्कोर 300 इन बायो, कोई नहीं रोक सकता 300 मार्क्स स्कोर करने से। तो 300 मार्क्स हो गए आपके बायो से। देन उसके बाद हमारी बारी आती है मीन्स हमें स्कोर करना है 120 प्लस मार्क्स अपने केमिस्ट्री में। तो सबसे एवरेज क्वेश्चन जो है, इनऑर्गेनिक तो बहुत छोटा पार्ट है और ये ईजिली भी हो जाता है। तो फिर सबसे पहला आता है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। 4 एवरेज क्वेश्चंस हर साल इससे पूछे जाते हैं।
और अब तो वैसे भी वेटेज ज़्यादा हो गई है इनऑर्गेनिक की क्योंकि चैप्टर्स कम हो गए हैं। ये पूरा फाउंडेशन है पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक है, 3 सवाल आ सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी। लॉजिकल और रिपीटेटिव पैटर्न पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन हो गया ऑर्गेनिक से, 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आराम से आ सकते हैं। देन बायोमोलिक्यूल्स, आप बायो में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो ये तो बहुत ईजिली हो जाएगा, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट इससे आ जाएंगे, प्योरली मेमोरी बेस्ड होंगे। और जिनके पास बायो है उनको तो वेटेज ही है यार। मतलब सोल्यूशन चैप्टर फिजिकल चैप्टर है जिसके 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, बहुत इजी मैथ्स होती है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर बस काइनेटिक मीन्स इक्वेशंस दी होती हैं, बस वही सब निकालना होता है। ये 2 मतलब मैंने इजी चैप्टर्स चूज़ किए जो आपको 120 स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिर डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ट्रेंड्स ही आएंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मौजूद नहीं होती है। देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो अब हमारे से डिलीटेड है, तो इसकी जगह अब हमारे पास प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लिख लेते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें भी। तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर फिनिश हो जाएगा और आपके मार्क्स पूरे कवर अप हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ लेना, जैसे सॉल्ट एनालिसिस, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट हो गया, फिजिकल का चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। सारे फिजिकल केमिस्ट्री के रेशियो मैथ्स से, मतलब कि जो पहला वाला है उसमें सारे केमिस्ट्री के फाउंडेशन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वीबीटी और सीएफटी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और उसके बाद जीओसी का सबसे हाई वेटेज होता है क्योंकि जीओसी तो मतलब जान है भाई ऑर्गेनिक की। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा यील्डिंग चैप्टर है। कौन सा है ये आपका? हाइड्रोकार्बन है। कौन सा चैप्टर है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो मेमोरी बेस्ड है पूरा, और ये तो बायोलॉजी से ओवरलैप भी करता है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में डायरेक्ट फार्मूला केमिकल काइनेटिक्स को भी क्या सोल्यूशन में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, कोई भी घूम के क्वेश्चन आता ही नहीं है। जब पिछली बार नहीं आया तो इस बार क्या आएगा भाई, पिछली बार का तो पेपर बहुत अच्छा था। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इजी मैथ्स आती है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा, केमिकल काइनेटिक की पूरा इक्वेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड ट्रेंड्स और नो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डी एंड एफ ब्लॉक में अपना जो एनसीईआरटी बेस्ड ट्रेंड्स है वही आता है, बल्कि डायरेक्ट एनसीईआरटी उठ के आती है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ लो, 1 घंटे की क्लास ले लो, 1.5 घंटे की क्लास ले लो, और गारंटीड मार्क्स होते हैं इसके, तो ठीक है। एसेंशियल ऑल फिजिकल केमिस्ट्री, सारी फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक ही मोल कॉन्सेप्ट है, तो वो पढ़ के चले जाओ। सिंपल रेशियो मैथ्स होती है उसमें, तो ईजिली आप इसमें 120 प्लस स्कोर कर लोगे। अगर मीन्स किसी को सिर्फ ऑर्गेनिक किसी का अच्छा है ना, तो मैं कहती हूँ वो 160 तक स्कोर कर सकता है अगर उसने सिर्फ ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ लिए, सिर्फ ऑर्गेनिक के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फिजिक्स में आप 120 प्लस सिर्फ 10 चैप्टर को स्कोर कर पढ़ के कैसे ला सकते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर, एटम्स, बहुत ईजी है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 का मतलब समझ रहे हो, अगर 8 क्वेश्चन आए हैं तो 8 4 जा 32 मार्क्स के सिर्फ फिजिक्स का ये 2-3 चैप्टर है, बहुत छोटे चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है। 32 मार्क्स सिर्फ इस यूनिट से ला सकते हैं, और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से, सोचो। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 से 5 आते हैं। सेमीकंडक्टर बहुत इजी चैप्टर है, 3 से 4, अगर 4 भी आ गए तो आपके हो गए 16 मार्क्स। देखो 32 और 16 को ही जोड़ लो, 48 मार्क्स यहीं से हो गए, मतलब 50 के अप्रॉक्स मार्क्स तो आप सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के ला सकते हो फिजिक्स में, फिर क्यों डरना है, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स से 3 से 4 आ सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसमें से 3 क्वेश्चन भी आ गए यूनिट एंड डायमेंशन से, तो फिर 3 × 4 दैट इज़ 12, ठीक है। उसमें थर्मोडाइनमिक्स और केटीजी कर लो, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद 9th वर्क एनर्जी पावर से भी 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल ऐसा चैप्टर है मतलब कि जो सिर्फ पढ़ के थ्योरी बेस्ड जाना है आपको,
ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए तो 8 नंबर यहाँ से हो गए। मतलब अगर आप 4 से 5 भी चैप्टर इसमें से करके चले जाते हो ना तो 100 मार्क्स तो आपके वैसे भी आ रहे हैं यार। 120 मार्क्स लाने हैं बस हमें, क्योंकि देखो 120 हमारे हो गए फ्रॉम केमिस्ट्री, 120 हो गए फ्रॉम फिजिक्स, और 300 हो गए हमारे बायो से। तो हमारे कितने हो गए, 3 4 5, दैट इज़ 540 मार्क्स हो जाते हैं यार। ठीक है, सिर्फ ये 10-10 चैप्टर पढ़ के। उसके बाद की स्कोरिंग टॉपिक्स में बता देती हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर्स मॉडल और रेडियो एक्टिविटी ज़रूर पढ़ के जाना। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो डिलीट हो चुका है अब हमारे में, ठीक है। उसके लॉजिक गेट से ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, जीना डायोड, पीएन जंक्शन से। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोड़ के मत जाना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एरर एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला, और इसमें से आप स्क्रू गॉज और वो क्या कहते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद कैरोट इंजन डिलीट हो चुका है। फर्स्ट लॉ ज़रूर पढ़ना, स्पेसिफिक हीट ज़रूर पढ़ना। गॉस लॉ, एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटर्स ज़रूर पढ़ना, और सीरीज़ और पैरेलल भी, सीरीज़ एंड पैरेलल वाला भी, ठीक है। वेरिएशन जी का और इसके वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम और कोलिजन ज़रूर पढ़ के जाना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। और ये तो वैसे भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप इसकी रीडिंग लगाओगे तो भी आप स्कोर कर लोगे। मतलब 540 मार्क्स का मैंने आपको अभी अभी बता दिया, 510 का प्लस का मैंने कहा था, ये तो 540 हो रहे हैं भाई। ये कर लो, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है। एनसीईआरटी बेस पढ़ो, एनसीईआरटी पर स्टिक रहो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं, अगर आपको कुछ और चाहिए, ये भी एक डिमांडेड वीडियो थी, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मेरे पास कि आप ये वीडियो बना दो, तो मैंने इसलिए बता दी। अगर आपको भी कुछ और चाहिए तो वो भी बता दो, मैं वो भी ले आऊँगी। और जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम शुरू करने वाले हैं। 11th ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है हमारा, मतलब हम ह्यूमन फिजियो कर रहे हैं, उसके बाद ह्यूमन फिजियो के बाद हम प्लांट फिजियो करेंगे। आज ह्यूमन फिजियो का हमने बॉडी फ्लूइड्स शुरू किया है, तो आज जिसको लगता है वो ज्वाइन कर लो आके। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।